नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक अहम मुद्दे के साथ आज वापस हाजिर हूं मैं। भारत में युवाओं की अचानक मौत, और अब ये एक सिर्फ खबर नहीं रहेगी बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी बन चुकी है। जी हां, 20 से 40 साल की उम्र जो सेहत, ऊर्जा और भविष्य की पहचान मानी जाती है, उसी उम्र में जिंदगी यूं अचानक थम जाना, ये किस तरह की सिचुएशन है? बड़ा कारण इसका क्या है? किस तरह के स्टेज के साथ इसे कहा जाएगा कि छाती में अचानक नाचता हुआ युवक, खेल के मैदान में दौड़ता खिलाड़ी या दोस्तों के साथ टहलता हुआ कोई अचानक यूं ही ढल जाता है, पल भर में जमीन पर गिर जाता है और कभी नहीं उठ पाता है। कोरोना महामारी के बाद ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखे जिन्होंने हर परिवार के मन में डर बिठा दिया है। इन मामलों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वाले ज्यादातर लोग देखने में पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त नजर आते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? दावा किया जा रहा है कि अचानक कार्डियक अरेस्ट इसकी बड़ी वजह हो जाती है। डॉक्टर्स की चिंता अब भी साफ होती है कि 20, 30 और 40 की उम्र के युवाओं में अचानक बिना किसी चेतावनी के हो रही मौतें एक नए स्वास्थ्य संकट का इशारा है। जी हां, ऐसे में कई सारे बड़े सवाल जो हैं वो उठ खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या कार्डियक अरेस्ट युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण है? दूसरा सवाल, बाहर से स्वस्थ दिखने वाले युवा क्या अंदर से बीमार है? तीसरा सवाल, क्या समय पर जांच से अचानक मौत को रोका जा सकता है? चौथा सवाल, क्या युवाओं में हार्ट जांच की कमी सबसे बड़ी वजह है? क्या अवेयरनेस और अपना ध्यान ना रखना या जांच समय पर ना करवाना ये बड़ी समस्या है? और आखिरी बड़ा सवाल, क्या गलत लाइफस्टाइल युवाओं को चुपचाप मौत की ओर ले जा रही है? इस अहम मुद्दे पर कंज्यूमर इज किंग के आज के इस विशेष एपिसोड में बातचीत की जाएगी और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ जानकार जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय बैंड, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, लीलावती अस्पताल से जुड़ेंगे। डॉक्टर दीपक कश्यप, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। दिव्या गांधी, डाइटिशियन है जानी मानी, हमारे साथ जुड़ी हैं। और प्रोफेसर NK गांगुली, पूर्व DG ICMR, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। दिव्या जी, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। फास्ट फूड, हाई प्रोटीन डाइट, सप्लीमेंट्स, क्या युवा गलत पोषण का शिकार बन रहे हैं? क्या उन्हें लग रही चीजें जो कि सही है उनके लिए गलत और जानलेवा साबित हो रही हैं? जी बिल्कुल। अगर हम अपने पुराने टाइम में जाते हैं, जो हम पढ़ाई किया करते थे, उसमें बोला जाता था कि 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और बाकी 20% फैट होना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी और हार्ट पे लोड पड़ता है। आपको लेना चाहिए अपने आइडल बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन। लोग लेते हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन। क्या डिफरेंस है? किसी का आइडल बॉडी वेट होना चाहिए 70, लेकिन अभी वो है 100 किलो का। वो 100 किलो के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, जबकि उसको 70 किलो के हिसाब से प्रोटीन खाना है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन किडनी और हार्ट पे लोड डालता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आजकल कैफीन का इंटेक भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग ओनली कॉफी, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर कैफीन का इंटेक होता है। जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स आजकल बच्चे बहुत लेते हैं, रेड बुल ले रहे हैं, मॉन्स्टर ले रहे हैं, बहुत तरीके की एनर्जी ड्रिंक्स आ गई हैं। चॉकलेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है जिसमें अगेन कैफीन होता है। लोग वर्कआउट की तरफ जरूर जा रहे हैं, बट उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए या तो प्रोटीन सप्लीमेंट का या प्री वर्कआउट का, जिसमें अगेन उनके पास क्या आ जाता है, कैफीन इनटेक। साथ में क्या होता है, हम ना अपनी बॉडी को नहीं सुनते हैं। लोगों को पैल्पिटेशन हो रही है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, उन्हें लगता है शायद मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा हूं या मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रही हूँ, इसकी वजह से मुझे डिस्कंफर्ट है। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो उसी तरीके से रहे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप कोई भी चीज का कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा करेंगे, ये सोचेंगे मैं कैफीन ज्यादा लूंगी या मैं प्रोटीन ज्यादा लूंगी तो मेरा जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, तो वो इस तरीके से नहीं होता है। हर चीज को टाइम लगता है और उसको वो टाइम देना चाहिए। साथ में लोग क्या करते हैं, वर्कआउट से पहले हमेशा लेते हैं ब्लैक कॉफी। 99% लोग ब्लैक कॉफी लेकर जाते हैं वर्कआउट से पहले। जिससे क्या होती है, जिससे होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग कार्डियक अरेस्ट।
हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का एक रीजन होता है कि आपने इतना सारा कैफीन ले रखा है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आप यूरिनेट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन आपको स्वेट इतना ज्यादा आ रहा है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसके पहले लेंगे प्री वर्कआउट, बाद में लेंगे पोस्ट वर्कआउट, और इतना सारा प्रोटीन, इतना सारा कैफीन हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल दिव्या जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हैं आप, और बिल्कुल सही कहा आपने। इन द लाइट ऑफ हैविंग अ गुड हेल्थ, आज के युवा जो है वो प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अपनी भूख को मिटाने के लिए, हंगर को कट करने के लिए ब्लैक कॉफी का सहारा ले रहे हैं। और जिस तरह से आप समझा रही हैं, इसके इतने गैर फायदे, ये जानना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मिस्टर एन.के. गांगुली, प्रोफेसर एन.के. गांगुली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी ICMR। मिस्टर गांगुली, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी की पूरी सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे, और क्या भारत में युवाओं की अचानक मौत का ये जो सिलसिला है, अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है? ये काफी पहले से पता था रिसर्च से। ये जो आर्टिकल निकला है, ये पहला नहीं, इसके पहले से पता था कि इंडियंस को 10 साल या 15 साल पहले वेस्टर्न पॉपुलेशन से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज पहले होता है या स्ट्रोक पहले होता है। इसने उसकी पुष्टि की, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया है स्टडी में, तो उसकी पुष्टि हुई है। इंडियंस आर वल्नरेबल। जैसे हमारे यहाँ जो पतले भी हैं, उनका अगर डेक्सा लिया जाए, फैट एस्टिमेशन किया जाए, तो कॉकेशियन काउंटर पार्ट से 30 से 40% ज्यादा फैट होता है। वो लीन होते हैं, वो मोटे नहीं दिखते हैं। और हमारे यहाँ पर एक मिडिल ओबेसिटी होती है। वो मिडिल ओबेसिटी, हमारे यहाँ पर काफी लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उससे मेटाबॉलिज्म खराब होता है और होमोसिस्टीन वगैरह बढ़ता है, और मिडिल ओबेसिटी होती है, जो कि हमारे यहाँ का यूनिकनेस है। हमारे यहाँ पर हर 5th पर्सन इज ए पोटेंशियल डायबिटीज। हमारे यहाँ पर हाइपरटेंशन का रेट, ये सारे बड़े रिस्क फैक्टर्स है, ये काफी हाई है। तो इसमें किया क्या जाए, क्योंकि थोड़ा सा यंगस्टर्स आजकल काफी IT है उसमें जाते हैं, सेक्टर में ज्यादा दिन तक बैठे हुए उनका काम होता है। द फूड एज इट वाज सेड इज नॉट प्रॉपर, लाइक उसमें सॉल्ट कम होना चाहिए फूड में जो फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए, शुगर कम होना चाहिए। ये सारी चीजें, परहेज जो है, ये इम्पोर्टेंट है कॉर्नरी आर्टरी से बचने के लिए। तो ये इसमें जो निदान ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो 40 के पहले हम बोलते थे, बाद हम बोलते थे कि आप एक एटोर्वास्टैटिन लीजिए और एंटी थ्रोम्बोटिक लीजिए 40 के बाद। पर अभी ये है कि आप माने जो वेलनेस क्लिनिक में जाते हैं, अगर 40 या उसके आसपास है, तो आपको एक स्कैन कराना चाहिए। उसमें एक चीज होती है, कैल्सिफिक स्कोर बोलते हैं या सॉफ्ट प्लैक बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखा गया कि 70% ऑफ द पीपल हैड ब्लॉक्स इन द कॉर्नरी डिसेंडिंग कॉर्नरी आर्टरी, और इस ब्लॉक के लिए सडन डेथ हो सकता है, एक कॉर्नरी एपिसोड हो सकता है। उसके बाद एक परसेंटेज है जिसमें कंडक्शन डिफेक्ट्स है। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये अगर आप वेलनेस क्लिनिक में अपने को चेक कराएंगे, और साथ में जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है, अगर आपके हैं जैसे डायबिटीज है, उसे कंट्रोल करिए, ओबेसिटी कंट्रोल करिए, आपके हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन कंट्रोल करिए। तो और नॉट वेरी हैवी एक्सरसाइज, आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, एंड ये जो 3 चीजें हमने बोली, इसका आप ख्याल रखिए, तो आपको पता चल जाएगा। बट ये हमने एक स्टडी की थी, ये काफी बड़ी स्टडी थी, और ये यूके वगैरह में, स्टैनफोर्ड वगैरह में हुई है, कि वेलनेस क्लिनिक में अगर आप स्कैन करो, तो कैल्सिफिक स्कोर और जो सॉफ्ट प्लैक का स्कोर है, वो आपको देता है, एक आइडिया देता है कि आपकी कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक होने के चांसेस हैं या ब्लॉक्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक प्रिवेंटिव उसमें रखा जाता है। अगर आप नहीं खा रहे, तो आपको स्टैटिन्स में रखा जाता है, जिससे कि आपकी लिपिड जो है वो कंट्रोल में रहे। तो हमारे यहाँ पर जो
स्पेशल ये जो एपिसोड्स है बिल्कुल बिल्कुल ये सर। इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली लागू होता है। जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मिस्टर गांगुली। और हर एंगल से इस पूरे मुद्दे को समझने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर दीपक कश्यप भी हैं हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं जाने माने। और दीपक जी, अभी हम डाइटिशियन से बात कर रहे थे, पूर्व डीजी आईसीएमआर प्रोफेसर एन.के. गांगुली से बात कर रहे थे। दिव्या जी जो कि डाइटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि किसी भी चीज की अति सही नहीं है। अब यहां से साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मनस्थिति पर कितना असर पड़ रहा है आज के युवा के, और वो कितना बड़ा कारण है इस तरह की तकलीफें और मौत तक की नौबत आ जाने का। क्योंकि इन दिनों परफॉर्मेंस प्रेशर, लाइफस्टाइल जो कि फास्ट हो चुकी है, लगातार तनाव, नींद ना आना, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बड़ी आम हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। मेंटल हेल्थ को आज तक हम जो मानते हैं कि ये एक सॉफ्ट एस्पेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेंटल हेल्थ अगर आपकी क्रॉनिक है, और क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत लंबे समय तक। अगर बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, बहुत लंबे समय तक आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। इसको हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर आपको डिप्रेशन है, बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, या बहुत एक्यूट ट्रॉमा अगर आपको हुआ है, तो ये आपको आपके मेंटल हेल्थ के साथ-साथ आपकी फिजिकल हेल्थ को भी काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात देखें कि अभी तक, जैसे कि अभी आपको डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर गांगुली ने भी बताया आपको कि स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फिनोमेना पे जो यंग लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इनके ऊपर एक प्रॉपर नेशन वाइड स्टडी होनी चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही प्रोग्राम्स में आके अपने मतलब बेस्ट गेसेस देते रहेंगे, लेकिन वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन। और साइंस में ना, एक रीजन कभी नहीं होता किसी भी चीज का, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस होते हैं हमेशा। तो जैसे आपने बहुत अच्छा किया आज कि आपने न्यूट्रिशन को भी बुलाया, आपने कार्डियोलॉजिस्ट को भी बुलाया, आपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को भी बुलाया। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो इसका कोई एक, हमारे पास रामबाण नहीं है, एक वजह नहीं है जिसकी वजह से ये होता है। हमें इसको समझने के लिए एक बहुत नेशनल लेवल पे स्टडी चलानी होगी, और हमें ये देखना होगा कि हमें वापस अपने देश को विज्ञान की तरफ लेके जाना है, और वापस अपने देश को हमें पढ़ाई की तरफ लेके जाना है, और ना कि सुपरस्टिशन की तरफ। तो हमें काफ़ी हद तक अपने दिमाग और दिल को दोनों को खोल के देखना है कि किस हद तक डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जायटी और ट्रॉमा जो है, वो आपके दिल को अफेक्ट करता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमारी इस कोशिश की सराहना आप कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विजय बैंक भी जुड़ गए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट लीलावती अस्पताल से। सर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर अपना समय देने के लिए, आपको बहुत शुक्रिया। और इस समस्या में एनालिसिस बेहतरी से आप कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाहर से फिट दिखने वाले युवाओं में हार्ट ब्लॉकेजेस या इलेक्ट्रिकल फेलियर किस तरह से छिप जाता है, और क्या युवाओं में बढ़ती अचानक मौतों के पीछे साइलेंट कार्डियक अरेस्ट सबसे बड़ी वजह है? नहीं, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेनॉन है, और वो इंडिपेंडेंटली हो सकती है। उसके लिए हार्ट अटैक होना जरूरी नहीं है। हार्ट अटैक में भी हो सकती है, इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई हार्ट अटैक भी हुआ और कार्डियक अरेस्ट भी हो गया। ऐसा नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है जो हार्ट अटैक में हो सकती है, पर वो इंडिपेंडेंटली भी ऑफ द हार्ट अटैक हो सकती है विदाउट ब्लॉकेजेस। तो उसके कई कारण हैं। लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो हमने काफी डिटेल में उनके कारण बताए थे। आज हमारा यंग में हार्ट अटैक क्यों आता है और ये इसके कारण क्या है, ये प्राय अभी अभी देखने में आ रहा है लास्ट 2-3 डिकेड्स में। उसके पहले ऐसा नहीं था, ये बात सही है। पर पहले की और अभी की लाइफस्टाइल में इतना चेंज आ गया है, काफी चेंज आ गया। एक तो बहुत फास्ट हो गई है, बहुत अर्बन लाइफस्टाइल हो गई है, जहाँ काफी लोगों को स्ट्रेस होता है जिंदगी में। पर ये तो एक अलग कारण है कि भाई स्ट्रेस है।
तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आंसर करना चाहूंगा टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित एक्सरसाइज। आप दिन में 1 घंटा खुद के लिए तो दे सकते हैं, आपकी खुद की तबीयत के लिए। सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए। इट्स नॉट ओनली दैट वॉकिंग 30 मिनट्स और रनिंग 30 मिनट्स इज इनफ, यू हैव टू डू मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एज वेल। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत बड़े प्रमाण में मिलते हैं, क्योंकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड डिलीवर करते हैं। अल्टीमेटली एंडोर्फिन रिलीज होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड डिलीवर होता है, जिससे सारी नसें बड़ी बड़ी हो जाती है और ऑक्सीजन लेके जाती है। पर इसमें कैसा होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है एक। तो जो जो कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप हुआ है वो तुरंत ही वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको निकाल देता है। तो अच्छे फैक्टर को निकालने के लिए एक बुरा फैक्टर सामने आ जाता है। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कि एक तो स्ट्रेस और उसकी प्रिवेंशन इज द ओनली एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, नो डाउट अबाउट दैट कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। अभी क्या हो गया, जोमेटो, स्विगी, कोई भी टाइम खाना ऑर्डर करो, ये सब जो है लाइफस्टाइल, इसको बदलना चाहिए अवश्य ही। इसके ऊपर आपने जो प्रोग्राम किया है, ये इसमें मेन स्ट्रेस इसी पे होना चाहिए कि एक्सरसाइज एंड डाइट are the mainstay of the therapy for to prevent heart attack for all ages, not only for younger age। और यंगर एज में कुछ ऐसे मेडिकल कारण भी है, जैसे जेनेटिक फैक्टर, कि जिसके फादर की डेथ यंग एज में हार्ट अटैक से हुई, उसके फैमिली में ज्यादा स्क्रीनिंग होना चाहिए, डिटेल स्क्रीनिंग होना चाहिए, हमेशा रेगुलर चेकअप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसको कोई अल्टर नहीं कर सकता है। जेनेटिक फैक्टर को हम कैसे अल्टर करेंगे, अनलेस वी डू जेनेटिक एडिटिंग। तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी तो कोई होता नहीं है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी। जब होगा तब डेफिनेटली जेनेटिक एडिटिंग हो जाएगा पॉपुलर, कभी ना कभी तो होगा। कोई कोई बीमारी में अभी शुरू हुआ है जेनेटिक एडिटिंग, पर अभी तक पूरा ऐसा फैला नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि जेनेटिक एडिटिंग करके आप उसका जो जेनेटिक फैक्टर है उसको निकाल सकते हैं। तो वो अनमॉडिफाइबल फैक्टर है अभी जेनेटिक, सबसे पहले। दूसरा होता है कि भाई आपको होमोसिस्टिन ज्यादा है, आपका होमोसिस्टिन ज्यादा रहा या इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी ज्यादा रहता है। अगर होमोसिस्टिन लेवल आप ब्लड में चेक कर सकते हैं, सीआरपी आप ब्लड में चेक कर सकते हैं। अगर आपको सीआरपी हाई है, इसका मतलब आपको इन्फ्लेमेशन है आपके बॉडी में, और वो इन्फ्लेमेशन से आपका सीआरपी बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेमेशन करेक्ट करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेके, एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अच्छे से उसको समझ ले कि कैसे उसको कम किया जाए। बहुत सारी खाने की चीजें हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन कम होता है। जैसे अगर आप बड़े प्रमाण में ओमेगा 3 ओमेगा 3 एसिड्स लेंगे तो वो उससे आपको काफी फायदा होता है। और वो ऐसे जैसे काफी फ्रूट्स में अवेलेबल भी है जिसको आपके खाने से फायदा होता है। अब और जैसे अभी चीप में चीप ये है कि फ्लैक्स सीड आप खा लो। फ्लैक्स सीड में बहुत बड़े प्रमाण में ओमेगा 6, ओमेगा, आप वेजिटेरियन है आप बिल्कुल खा सकते हैं। और उसको मान लो स्वाद के लिए आपको अड़चन हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और सुखा के पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच पाउडर आप ले सकते हैं उसका, 1-2 चम्मच पाउडर दिन में आप जरूर ले सकते हैं। ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड जो फूड में होता है वो आप खाए। जैसे बीटरूट इज हाई इन नाइट्रिक ऑक्साइड, तो आप अगर बीटरूट रोज खाते हैं या खाने के बाद डिटॉक्स करते हैं, देयर आर 2 फ्रूट्स which detox your body after you take a lunch. If you take banana, or for that matter if you take काकड़ी और खीरा जो बोलते हैं, वो उसको अगर आप लेते हैं खाना खाने के बाद तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। हम लोग क्या करते हैं, खीरा खाना खाने के पहले सलाद में ले लेते, वो नहीं है, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। काकड़ी, द कुकम्बर, जी, you should take it डॉक्टर after। विजय, क्वाइट इंसाइटफुल एंड क्वाइट एनलाइटनिंग इन फैक्ट। और भी मुझे कुछ हेल्थ बातें और एक्सरसाइज का जिक्र आपने किया और उसके साथ साथ डाइट का भी जिक्र आपने किया। जी जी बताइए सर। और बहुत महत्व की बात बताना चाहता हूं मैं। एक होमोसिस्टिन हो गया, फिर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया होता है। फैमिलियल
जो मतलब परिवार से चला आ रहा है, ये जेनेटिक नहीं है, ये फैमिलियल है। तो ये फैमिलियल अलग होता है, जेनेटिक अलग होता है। तो फैमिलियल जो होता है उसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अगर ऑलरेडी 200 के ऊपर है तो आपको जल्दी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर होमोसिस्टेनिमिया और स्ट्रेस और खान पान में गलत, ये सारी चीजें मिला के, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब मिला के एक बड़ा सारा एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, और वो हार्ट अटैक के रूप में आपको दिखता है यंग एज में। भाग दौड़ और आगे बढ़ने की होड़ में आज का युवा जो है वो शायद अपने आप को भूल रहा है, जो चीजें बेसिक हैं उन्हें भूल रहा है, और इसी के चलते एक बड़ा खामियाजा इसका चुका रहा है। दिव्या जी, डाइट की बात अभी डॉक्टर विजय भी कर रहे थे, क्विक व्यू आपसे हम जानना चाहेंगे। अब यहाँ से हमारे तमाम एक्सपर्ट से मैं गुजारिश करूंगी कि ब्रीफ में आंसर्स दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपसे जानकारी हम ले पाए। किस तरह से युवाओं को इस समस्या से डाइट के लिहाज से जूझना चाहिए, समझना चाहिए? युवाओं के लिए हार्ट सेफ डाइट का सबसे जरूरी मंत्र आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज होल ग्रेन्स लेने चाहिए। आप व्हीट ब्रांड डाल के अपनी रोटी खाइए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। सेकंड चीज, आपको अपना ऑयल देख के लेना है। बहुत सारे लोग देसी घी में कुकिंग कर रहे हैं। देसी घी को अगर हम 70 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। क्या रीजन है? देसी घी गर्म करके ही बनाया जाता है, अगर हम उसको दोबारा से हीट करते हैं तो वो हमारी हार्ट के लिए नहीं अच्छा। देसी घी खाइए कच्ची फॉर्म में, और अपना जो ऑयल कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो लीजिए मस्टर्ड ऑयल, एवोकाडो ऑयल या पोमेस ऑलिव ऑयल। नॉर्मल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है वो सैलेड के लिए होता है। पोमेस ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, उसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट लीजिए, आप रेड मीट का इस्तेमाल नहीं कीजिए। चिकन और फिश आप खा सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी डाइट के अंदर खाने के साथ साथ पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक नहीं ठीक होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे। आजकल का लाइफस्टाइल है कि स्मोकिंग, वेपिंग और हुक्का, इन तीनों में से एक चीज कोई ना कोई करता जरूर है। ये चीजें प्लैकिंग करती हैं, जिससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। इनका कंजम्पशन तब करिए जब ये बहुत रिक्वायर्ड है, अदरवाइज हमें इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल आजकल एक लाइफस्टाइल हो गया है, ट्राई टू लिमिट इट। अगर आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जितना कम पैक्ड फूड खाएंगे और जितने ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोटी सब्जी घर की खाएंगे, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी लगेगी, उतनी अच्छी रहेगी। घर में पैकेट कम होने चाहिए और कुकिंग ज्यादा होनी चाहिए। साथ में डिटॉक्स वाटर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेशन से भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। आपकी बॉडी इज नॉट अ ट्रेंड। आपकी बॉडी जो चाहती है आप उसको उस हिसाब से दीजिए। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अपने हिसाब से, अपने मेडिकल इश्यू के हिसाब से और अपने एनर्जी आउटपुट के हिसाब से अपनी कैलोरीज का इंटेक और खाने का इंटेक कीजिए। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड दिव्या जी, एंड क्वाइट अ गुड लाइन। घर में पैकेट्स कम और कुकिंग ज्यादा होनी चाहिए। मिस्टर गांगुली, क्या युवाओं के लिए नेशनल लेवल हार्ट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की अब जरूरत है? आपको क्या लगता है? ये हमारे जब हम मदर के womb में होते हैं तब से वी आर प्रोग्राम, ये बार्कर्स हाइपोथेसिस है, जो कि प्री टर्म, एक्सट्रीम प्री टर्म बेबीज होते हैं, वहां पर हमें उनका न्यूट्रिशन करना चाहिए प्रॉपर। तो फोलेट और विटामिन B12 का अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन और उनका न्यूट्रिशन मैनेज करने से ये चीज घट जाती है। बट ये बार्कर्स हाइपोथेसिस जो किया था उसमें उन्होंने देखा था कि जो प्रीटर्म, एक्सट्रीम प्रीटर्म होते हैं उनको ज्यादा हार्ट अटैक होता है, उनको ज्यादा स्ट्रोक होता है, उनको ज्यादा हाइपरटेंशन होता है। तो ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। करीब 30% हमारे यहाँ पर लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, 10% से 12% प्रीटर्म, एक्सट्रीम प्रीटर्म होता है। वी बिकम वल्नरेबल। उसके बाद जो है, जो आपने कहा कि हम बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और एक चीज मैंने आपको बतलाया था
कि अपार्ट फ्रॉम कि आप उसमें देखो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स पूरा डिटेल में देखो, ब्लड शुगर देखो, ये सारी चीजें देखो, थायराइड वगैरह देखो। इसके अलावा जो स्कैनिंग है, ये अब दुनिया भर में हो रही है स्कैनिंग। उस स्कैनिंग से हमें कैल्सिफिक प्लैक्स मिलते हैं। तो वो लोगों में जो साइलेंट होता है, वो लोगों में उस वक्त कोई ब्लॉक नहीं दिखता, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट उनमें ये ब्लॉक फिर देखा जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। और कुछ चीजें जो है, जैसे जैसे अभी जो लीन आदमी है, जो लीन डायबिटिक है, जो लीन कार्डियक पेशेंट है, और जिसमें फैट सेल्स ज्यादा है, हमारे यहाँ पर जो ग्रे फैट सेल्स होते हैं, जो बुरे फैट सेल्स होते हैं, जो एक्सरसाइज से नहीं जाता है, ज्यादा होता है। तो इन लोगों को पर्टिकुलरली इन लोगों का देखभाल करना पड़ेगा। और जो चीज अभी बोली गई थी कि जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल हम लोग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे कुकिंग के लिए ठीक नहीं। बट जो सरसों का ऑयल है, ब्रासिका जुन्सिया, वो जो ऑयल है उसमें अभी डबल लो है, जिसमें कि पंजेंसी नहीं होती, उसमें सारी चीजें होती है। और प्रोबायोटिक देना चाहिए। प्रोबायोटिक में टीएमओ जो है, जो वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है, वो घटता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक आखिरी सवाल दीपक जी आपसे, उसके बाद इस चर्चा को हम समेटेंगे। लेकिन सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, ये सारी चीजें हैं जो कि पहले नहीं थी। पहले बाहर निकलकर बच्चे खेलते थे, बाहर निकलकर युवा टहलने जाते थे, और अब सोशल मीडिया ने उस चीज को रिप्लेस कर लिया है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो युवा को अंदर से तोड़ रही है? बेहद ब्रीफ में जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं अपना जवाब बहुत छोटा रखने की कोशिश करूंगा। मेरी सबसे पहली बात जो आपने कही है वो ये है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, राइट? अगर आपको ऑलरेडी कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, आपको, बिकॉज स्लीप हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपेयर के लिए, कि अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, आपके खाना सही नहीं था, जो भी शरीर में विकार आए थे, उसको रिपेयर करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेंटल हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है। दूसरी बात ये है, मैं 3 ही पॉइंट करूंगा। दूसरी बात ये है कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हों, आप लोगों से मतलब आपके दोस्त अच्छे हों, जहां आप लोगों से मिलके अपने दिल की बात कर सके। दिल की बात करना केवल दिल ही हल्का नहीं करता, आपके शरीर को अच्छा रखता है। तीसरी बात जो मेरी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जिम भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना पर्पस देखिए कि आपका मंतव्य क्या है। अगर आपका मंतव्य ये है कि मैं लोगों को कुछ करके दिखा दूंगा, मैं मेरे शरीर से नफरत करता हूं इसीलिए मैं जिम जा रहा हूं, नहीं, आप खुद को हेल्थी रखना चाहते हैं, आप खुद के शरीर से प्यार करते हैं, इसलिए आप जिम जा रहे हैं। तो अगर आप खुद से थोड़ा-सा तमीज़ से बात करें, जब आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प के लिए जा रहे हैं, आपके ज़्यादा दोस्त हों, आपकी स्लीप अच्छी हो, और आप अपनी लाइफ़ को कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर ना करें कि आपको लो ग्रेड डिप्रेशन, लो ग्रेड एंजाइटी आपके जीवन में क्रॉनिकली चलता रहे। आप बर्नआउट हो रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और इस पर चर्चा इतनी जरूरी ही थी। समय कम पड़ गया, लेकिन हाँ, सारी की सारी कॉन्वर्जेशंस जो हुई है बेहद इंसाइटफुल हुई है, इसलिए थैंक यू सो मच। युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि युवा अगर बाहर से फिट दिख सकता है, लेकिन अंदर से सेहत अनसुनी अगर आपकी रह गई, तो ये सिर्फ मौत नहीं, सिस्टम की भी सबसे बड़ी चेतावनी है। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग को यही समेटेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।